शर्फ मौजूद खबर में खुशामदीद लेने लाहौर हाई कोर्ट के भी इमरान दार मुतहर्रक हो गए हैं। 12 हाई कोर्ट के जजेस हैं 12, और उनकी तरफ से भी इस बात का इरादा जाहिर किया जा रहा है कि जनाब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को भी न सिर्फ खत लिखेंगे बल्कि उस खत के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था उसकी तौसीक भी करेंगे और इस बात का इजहार भी करेंगे कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जिन खदशात का इजहार किया गया है, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, जिस मुदाखलत का इजहार किया गया है अदालती मामलात में मुदाखलत के हवाले से और उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से, उस मौक़िफ़ को किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही इस वक्त की हकीकत है। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से मंजर आम पर आने के बाद और इस मुबैना मुदाखलत के एतराफ़ के बाद जनाब जो सूरत हाल है वो कुछ ज़्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है और इस बात के वाज़ेह तौर पर इशारे मिल रहे हैं कि एक ठोस मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार और ख़ास तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर एक नए हमले का बंदोबस्त किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ईद के बाद एक नया अदालती बहरान सर उठाएगा और एक नई अदालती तहरीक भी जोर पकड़ेगी और इस अदालती तहरीक को पोलिटिकल बैकिंग्स भी हासिल होगी। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि हाईकोर्ट के जज साहिबान में पाई जाने वाली मुबैना बेचैनी की खबर का जो बाहर है वो कैसे आई, और सवाल ये भी है कि इस खत से कौन से मकासद को हासिल किया जा सकता है, और सबसे बढ़कर ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के हवाले से भी एक खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की रिहाइश गाह पर एक और इजलास मुनक्कद किया गया था और इस इजलास में भी मुख्तलिफ नौइयत के फैसले किए गए और ख़ास तौर पर अदालती कमीशन को मुस्तरद करने का फैसला किया गया। इस खबर में क्या हकीकत है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा और इन तमाम सवालात का जायजा लेंगे। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि इन तमाम सवालात का जायजा लेने के लिए हमें गुज़िश्ता 24 घंटे में होने वाली कम से कम 2 डेवलपमेंट्स के ऊपर नज़र दौड़ाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसमें से एक डेवलपमेंट है 300 से ज़ायद नामवर वकला की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के नाम लिखा गया खत, और जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इस खत के जरिए 300 से ज़ायद नामवर वकला का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से लिखे जाने वाले खत पर अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। इस खत का अगर आप जायजा लें जो कि वकला की जानिब से तहरीर किया गया है तो इसमें मुतालबा किया गया है नंबर 1 कि सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस मामले का नोटिस ले, सुप्रीम कोर्ट तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे, इसकी समाअत करे और इस कार्रवाई को बराह रास्त अवाम के लिए नशर किया जाए। ये उनका एक पहला मुतालबा है। दूसरा मुतालबा जो उनकी तरफ से सामने आ रहा है वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इस वजह से कि वो इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब अगर इस मामले को जो है वो उसकी शफाफ इंक्वायरी ना की गई और अगर फुल कोर्ट ना इसके ऊपर बनाया गया तो अदलिया की आज़ादी और अवाम का अदलिया के ऊपर जो एतमाद है उसको नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। और उसके साथ साथ इस खत में तमाम वकला जो बार एसोसिएशंस हैं उनसे मुतालबा किया गया है कि तमाम बार एसोसिएशंस इज्तिमाई लाहे अमल तय करने के लिए फौरी तौर पर वकला कन्वेंशन बुलाएं। ये इस खत का दूसरा हिस्सा है। जबकि तीसरा पहलू इस खत का यह है कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस मुरतब करे और तमाम हाई कोर्ट से मिलकर शफाफ इदारा जाती मैकेनिज्म की तश्कील दे ताकि मौसर और शफाफ तरीके से इस मामले से निपटा जाए ताकि मुस्तकबिल में अदलिया की आज़ादी पर हर्फ न आए। ये वो 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसका इस खत के जरिए जायजा लिया। अगर आप इन तीनों के ऊपर बात करें तो कमोबेश ये वही नुक्ता नज़र है जो इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र आता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद का नज़र आता है। ये खत जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इस खत के अंदर इस खत के तहरीर करने वाले और इस खत के पर दस्तखत करने वालों में ये जो कमीशन बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से जिसको हेड कर रहे हैं जनाब तसद्दुक जिलानी साहब, उनके साहबजादे साकिब जिलानी साहब भी इस खत की तौसीक
तहकीक करने वालों में शामिल हैं। और इस हवाले से तसद्दुक जिलानी साहब के बेटे साकिब जिलानी का ये कहना है कि मैं अपने वालिद के हवाले से पुरएतमाद हूँ, लेकिन ये इल्ज़ाम बड़ा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर खुद कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है। ये सवाल अपनी जगह पर जवाब तलब है कि वो जज साहिबान जिनकी तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि उनके काम में मुदाखलत की गई, उनके पास इस मुदाखलत के कौन से सबूत हैं, और सबसे बढ़कर ये कि वो ऐसे कौन से मुकदमात हैं जिन पर इन जज साहिबान से फैसला लेने की कोशिश की गई या इनको उस मामले से हटाने की कोशिश की गई और ये हटे, ताकि उन मुकदमात का भी असर नौ जायजा लिया जाए। और सबसे बढ़कर ये कि वो जज जो किसी दबाव में आ जाए, क्या उसको अदलिया के अंदर रहने का और बतौर जज अपने फराइज मनसबी अदा करने का कोई हक हासिल होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर बात हो जाए। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप की जा रही है उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब एक ऐसा करैक्टर के तौर पर सामने आ रहे हैं जिसके ऊपर किसी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। और लोग ये समझते हैं, और खास तौर पर ये तमाम लोग जो काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की मौजूदगी के अंदर हम अपने इस एजेंडे की तकमील पर आगे नहीं बढ़ सकते। इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जज जनाब जस्टिस अतल मिन अल्लाह साहब के हवाले से भी सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर गर्म है कि जिस वक्त ये वाला मामला यानी जजेस के हवाले से, ये खत के हवाले से फुल कोर्ट इजलास हो रहा था, वहां पर जस्टिस अतल मिन अल्लाह साहब ने जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को मुखातब करके इन जजेस को हीरो करार दिया था, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा था, फॉर गॉड सेक दे आर नॉट हीरोज, कि अल्लाह का पनाह मांगो ये लोग हीरो नहीं है, क्योंकि हीरो के लिए प्रिंसिपल के ऊपर खड़ा रहना और अज खुद जज साहब है ना, इनके पास ये इख्तियार है कि कोई बंदा उनके काम में मुदाखलत कर दे तो अगले दिन मुकदमे को कॉल करे और उस शख्स को नोटिस करेंगे ना, तुम कौन हो तो मेरे मामला में मुदाखलत करने वाले। ये जज का एक अपना करैक्टर था जो उसके अंदर उनको शो करना चाहिए था, वो वहां पर नजर नहीं आया। और फिर ये जो फुल कोर्ट वाला मामला है, इसके ऊपर भी जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस की ये राय थी कि जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करनी चाहिए और उन जजेस की आरा के बाद ही, अक्सरियती राय के बाद ही चीफ जस्टिस ने मुलाकात की। और सिर्फ 4 जज साहबान ऐसे थे जिन्होंने इस बात की मुखालफत की थी कि वजीर आजम से मुलाकात करनी चाहिए या कमीशन की तश्कील नहीं करनी चाहिए। सिर्फ 4 जजेस का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अक्सरियती राय कमीशन के हक में आ गई, लेकिन इसके बावजूद ये जो चाय की प्याली में तूफान है, ये बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल पर्पस के लिए है, ताकि अदलिया की तहरीक शुरू हो, अदलिया के हवाले से बार एसोसिएशन में काम गर्म हो और हर रोज जो है वो GPO चौक के ऊपर जनाब यहाँ पर हंगामा खड़ा हो, ताकि कार्य सरकार के अंदर न सिर्फ मुदाखलत हो बल्कि वो सफर जिसका आगाज अभी IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद होना है, उसके रास्ते में रुकावट पैदा हो। इस हवाले से दूसरा एक पहलू है, वो भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके भी कुछ ज्यादा असरात होने जा रहे हैं। और इस हवाले से जनाब असद तूर साहब ने एक वीलॉग किया था और इस वीलॉग में उन्होंने एक आला तरीन अदालती शख्सियत के हवाले से एक और आला तरीन शख्सियत के साथ अपनी मुबैना मुलाकात का हवाला दिया था। और इस मुलाकात के अंदर उनका ये कहना था कि जनाब इस शख्सियत जिससे असद तूर ने मुलाकात की थी, उसमें उन्होंने इस बात का जो है वो इतराफ किया था कि जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को तौसी की पेशकश हुई, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस तौसी की पेशकश को रद्द कर दिया। इसका मतलब ये है कि खुद असद तूर साहब इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब किसी भी तौर पर एक्सटेंशन के हक में नहीं। और इनसाइड देखने वाले मेरे रेगुलर व्यूअर्स इस बात से बखूबी आगाह हैं कि इस हवाले से मैंने आपको खबर आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले दी थी और उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आईनी तरमीम की ऑप्शन दी गई है। अलबत्ता चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि वो इस हवाले से किसी तौर पर भी वो जो है वो इस बात को तस्लीम करने पर आमादा नहीं है कि जनाब मुद्दत में इस तरीके से तोसी की जाए और वो बेनिफिशरी हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि तोसी हो, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा के टेन्योर के बाद हो। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो जनाब फहद शहबाज साहब की तरफ से सामने आया है और वो भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। फहद साहब ने एक वीलॉग किया है पब्लिक न्यूज के ऊपर और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ये जो 6 जज साहिबान हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं और उन्होंने खत लिखा है जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को
उन्होंने ये जो यक रुकनी कमीशन बनाया गया है जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में, उसको ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया है बल्कि ये 6 के 6 जज साहिबान बतौर पिटिशनर जो है वो एक रिट दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर वो इस मामले को हाईलाइट करेंगे एज पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू। अब उनकी तरफ से ये जो बात है, यकीनी तौर पर उनके पास इसका कोई ना कोई एविडेंस होगा, उनके साथ किसी ने बात की होगी, उनके साथ किसी ने कोई राय इस हवाले से दी होगी कि जब हम पिटिशनर के तौर पर जा रहे हैं। अलबत्ता मेरी राय के अंदर ये बात जिसका जिक्र कर रहे हैं फाज शहबाज साहब, ये ऑलरेडी इस वक्त सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश है। ये एक ट्वीट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक अकाउंट है PTI इनसाइडर, और इसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया है इस अकाउंट से कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की रिहाइशगाह के ऊपर जजेस का एक गैर रस्मी इजलास होता है, और उस इजलास के अंदर ये जो कमीशन की तश्कील है इसको रिजेक्ट किया जाता है और इस बात पर जोर दिया जाता है कि जनाब नहीं जनाब, ये कमीशन वाला काम ठीक नहीं है, हम इस कमीशन का हिस्सा बनने या यहाँ पर पेश होना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। बल्कि इसी PTI इनसाइडर के अकाउंट में इस बात का जिक्र भी किया जाता है कि खातून जज जो हैं जो इसके अंदर मौजूद थी इस पिटीशन के अंदर, सुमन रिफा साहिबा, वो इस इजलास में बवजह अलालत जो है उन्होंने शिरकत नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि इस हवाले से ऑलरेडी कुछ चीजें जेरे गर्दिश थी। फाज शहबाज साहब ने इन तमाम चीजों को अलबत्ता इकट्ठा जरूर कर लिया है। ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि अगर ये जज साहिबान बतौर पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो इस बात को तस्लीम करेंगे कि वो बतौर जज अपने ऊपर होने वाले दबाव को नजरअंदाज नहीं कर सके और ना ही उस दबाव को हटाने के लिए उनकी तरफ से कोई अमली इकदाम किया गया। और इसका मतलब ये है कि बतौर जज इन तमाम असहाब की जो कुव्वत है या जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर एक सवालिया निशान लग जाएगा। और इस पिटीशन के फाइल होने से पहले मेरा ये ख्याल है कि इन तमाम जज साहिबान को भी इस्तीफा ही दे देना चाहिए ताकि ये अपनी इस पिटीशन को जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की तरह अच्छे तरीके से परसू कर सके। अलबत्ता जिस खत जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया उसके एक नुक्ते से मैं 100% मुत्तफिक हूं और वो है मैकेनिज्म। अगर आप गौर करें जिस हवाले से जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के केस का फैसला दिया गया था तो उस फैसले के दौरान इस बात का जिक्र भी किया गया था कि शौकत सिद्दीकी साहब को उनको ओहदे पर बहाल किया जाता है और चूंकि कोई मैकेनिज्म ऐसा मौजूद नहीं था जिस मैकेनिज्म के तहत शौकत सिद्दीकी साहब इस बात को पब्लिक में करने की बजाय मुतल्लिका फोरम तक लेके जाते, लिहाजा उस फोरम का होना जरूरी है। और ये जो 6 जज साहिबान और ये जो 300 वकला हैं इनकी तरफ से इस नुक्ते के हद तक 100% इत्तफाक पाया जाता है कि अगर मुस्तकबिल के अंदर किसी भी तरीके से जजेस के ऊपर दबाव डालने की कोशिश हो तो ये जज साहिबान किस तरीके से इस दबाव के हवाले से मुतल्लिका शख्सियात को आगाह कर सके और आगाह करने के बाद दबाव डालने वाली शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसके ऊपर यकीनी तौर पर कोई ना कोई मैकेनिज्म तश्कील देना चाहिए। अब अगर मैं लाहौर हाई कोर्ट की बात करूं तो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से ये खबर ऑलरेडी जो है वो काफी अरसे से जेर गर्दिश है कि यहाँ पर भी कुछ रिजेंटमेंट पाई जाती है। और आपको याद होगा कि जिस वक्त जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी और जनाब जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की तरफ से इस्तीफे दिए गए थे उस वक्त भी लाहौर हाई कोर्ट से ये इतलात आ रही थी कि यहाँ से भी कुछ जज साहिबान जो हैं वो मुस्ताफी होने के लिए गौर कर रहे हैं और उनका भी यही मानना है कि जनाब जो तरीकाकार जस्टिस इजाजुल एहसन या जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के हवाले से अडॉप्ट किया गया था वैसा ही तरीकाकार उनके हवाले से भी अडॉप्ट किया जा सकता है। लिहाजा बेहतर यह है कि हम घर ही चले जाएं क्योंकि उस वक्त यहाँ पर जो है वो दमाद आला की हुकूमत थी और दमाद आला की हुकूमत के दौरान यहाँ पर उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं था। लिहाजा उस वक्त अगर अदालती कार्रवाई में मुदाखलत हो रही थी तो वो दमाद आला की तरफ से बजरिया अपने सुसर शरीफ हो रही थी, इसके अलावा और मुदाखलत का कोई इम्कान नजर नहीं आता क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट है जहां पर इमरान खान साहब को बाल्टी भर भर के रिलीफ मिलते थे, बल्कि अदालतें सुबह 11 बजे उनको बुलाती थी और इमरान खान साहब रात 9:30 बजे पेश होते थे और सुबह 9 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक अदालतें जो हैं वो पलकें बिछाए और रेड कारपेट रिसेप्शन के जरिए इमरान खान साहब का इंतजार करती थी। और इमरान खान साहब की गाड़ी जो बम प्रूफ गाड़ी थी वो अदालत के गेट के बाहर आके खड़ी होती थी तो शहनशाह मुअज्जम उतरते थे और अदालत के रूबरू पेश होते थे। ऐसा इंसाफ लाहौर कोर्ट से सिर्फ इमरान खान को मिला है, उनके अलावा किसी और को नहीं मिला।
اب یہ جو 12 جج صاحبان جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اس کے حوالے سے مختلف پولیٹیکل لیڈرز اور مختلف اینکر پرسنز بھی اس حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ جناب لاہور ہائی کورٹ سے اس طرح کی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ اس وجہ سے اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پر بھی چن کے جو عمران داری کا وائرس ہے اس کو یہاں پر داخل کیا گیا تھا، اور اس موقع پر چونکہ عمران داری کے تحت عمران خان صاحب کو پولیٹیکل فائدہ پہنچانا مقصود ہے، لہٰذا مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قربانی کو انکیشمنٹ ان کو مستقبل میں ملے گی، لہٰذا وہ اپنے اس عہدے پر یا عمران خان کے موقف کو آگے بڑھانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالتے ہوئے یہ چیز کو آگے لے کے جائیں گے تاکہ عمران خان کے پولیٹیکل بیانیے کو تقویت ملے، اور اس پولیٹیکل بیانیے کے اگینسٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر دباؤ بڑھے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر صرف اس وجہ سے دباؤ بڑھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو اپیلیں عمران خان صاحب کی لگی ہیں ان اپیلوں کے فیصلے ہونے ہیں، اور ان اپیلوں کے فیصلے ہونے کے بعد ان تمام مقدمات نے سپریم کورٹ آف پاکستان ہی جانا ہے۔ اور اگر آپ فہد شہباز کا ویلاگ دوبارہ دیکھیں تو اس کے اندر بھی اسی نقطے کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ یہ جو جج صاحبان ہیں یہ بطور پٹیشنر سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جاتے ہوئے اپنی پٹیشن میں ہی اس بات کا ذکر کریں گے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منظور علی شاہ یہ جو اس پٹیشن کو ایڈمٹ کرنے کے بعد جو بینچ بنے گا، یہ دونوں سینئر موسٹ جج صاحبان اس بینچ کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل خطرہ جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ہے، اور اس کے بعد اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی اسی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بھی جو ہے وہ شہیدوں میں اب اپنا نام لکھا لیا، کیونکہ سوشل میڈیا پر اب ان کے حوالے سے بھی ٹرولنگ کے عمل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہائی کورٹ کے بعد فیصلوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان جانا ہے، اور سپریم کورٹ ایک فائنل عدالت ہے جہاں پر اگر ان کے خلاف سزاؤں کے اوپر موڑ لگ گئی تو پھر عمران خان صاحب کی سزائیں کسی بھی طور پر ختم نہیں ہو پائیں گی۔ لہٰذا قبل اس کے کہ عمران خان کے مقدموں کو ریلیف کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان بھیجا جائے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر اس حد تک دباؤ بڑھا دیا جائے، ان کو اس حد تک متنازع کر دیا جائے کہ عمران خان کے حوالے سے کوئی بھی مقدمہ جب ان کی عدالت میں جائے یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے اور فیصلہ عمران خان کے خلاف آئے، تو اس بات کو از خود تصور کر لینا چاہیے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی کمپرومائز ہو چکے ہیں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے یہ جو سارا کھیل ہے وہ کھیلا جا رہا ہے، اور جو ہے اس کے نتائج یقینی طور پر جو عمران خان صاحب ہیں شاید ان کی خواہشات کے برخلاف نکلیں، کیونکہ یہاں پر بھی صورتحال میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ نئے ٹوسٹ آنے والے ہیں، اور یہ جو خط لکھنے والے ہیں یا خط لکھوانے والے ہیں یہ بھی شاید بہت جلد بے نقاب ہونے جا رہے ہیں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔